हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, यानी कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। यह जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट सर्विस का एग्जाम हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो। हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। तो यह जो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज, जिसके लिए हमने आगे कई सारे पॉइंट लिखे हैं, जिसकी सहायता से हम लोग समझेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या कहता है और इसकी क्या प्रावधान है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, यानी कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है, इसे पास होने से 3 साल पहले यानी कि 1906 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए। वे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन से हैं? पहला घटना यह हुआ कि 1906 में ब्रिटेन में जो लिबरल पार्टी थी वो पावर में आ गई। मतलब 1906 में जो लिबरल पार्टी थी ब्रिटेन में, वो पावर में आ गई। और दूसरा घटना यह हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया भारत में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ भारत में। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को। मतलब यह कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के पास होने से 3 साल पहले यानी कि 1906 में दो घटनाएं हुए। पहला घटना यह कि लिबरल पार्टी जो ब्रिटेन में थी वो पावर में आ गई। दूसरा घटना यह हुआ कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया भारत में 30 दिसंबर 1906 को। और यह जो मुस्लिम लीग है, यह कब डिजोल्व हुआ था? यह मुस्लिम लीग जो है यह डिजोल्व हुआ था 14 अगस्त 1947 को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो कौन थे? लॉर्ड मोरले। और जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। मतलब यह कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के समय जो ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में जो कार्य कर रहे थे वे थे लॉर्ड मोरले, और जो इंडिया में वाइसराय के रूप में कार्य कर रहे थे वे थे लॉर्ड मिंटो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होते थे? 6 मेंबर होते थे। इनको अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया था। वो क्या था? होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें टोटल 6 मेंबर होते थे और उन्हें अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया था। होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पब्लिक वर्क। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को जोड़ा गया। मतलब यह वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर होंगे। और इंडियन मेंबर कौन होंगे? इंडियन मेंबर जो होंगे वे लॉ मेंबर के रूप में इंडियन मेंबर को जोड़ा गया। किन्हें जोड़ा गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया। मतलब पहले इंडियन कौन हुए? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हुए जिन्हें वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा गया।
और ये लॉ मेंबर के तौर पर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने। मतलब यह कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। मतलब यह जो लॉ मेंबर था, ये लॉ मेंबर किन्हें बनाया गया? एक भारतीय को बनाया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर है, लेकिन एक मेंबर जो है इंडियन है, यह ध्यान रखना है। और वो इंडियन कौन है? वो लॉ मेंबर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे यह भी प्रश्न बन सकते हैं कि वह कौन से भारतीय हैं जिन्हें वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। तो वो कौन थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग समझते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या बदलाव किए गए, मतलब केंद्रीय विधान परिषद में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, वो देखते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतलब एडिशनल मेंबर की संख्या जो थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको बढ़ा दिया गया। मतलब एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ा करके 16 से 60 कर दिया गया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 10 से 16 कर। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 16 से 60 कर दिया गया। मतलब कम से कम 16 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 60 मेंबर हो सकते हैं। मतलब वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होते थे और प्लस एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर में कम से कम 16 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 60। और एडिशनल मेंबर में दो पार्ट आते थे, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल वो होते थे जो ब्रिटिश सिविल सर्विस से जुड़े होते थे, मतलब ब्रिटिश सिविल सर्विस में काम कर रहे होते थे। नॉन ऑफिशियल वो होते थे जो ब्रिटिश सिविल सर्विस से जुड़े नहीं होते थे। और ऑफिशियल जो होते थे इसमें टोटल कितने आते थे? 28। नॉन ऑफिशियल में कितने आते थे? 32। और नॉन ऑफिशियल जो थे ये ज्यादातर इलेक्ट होकर आते थे, इलेक्टेड होते थे। और ये जो ऑफिशियल जो है ये नॉमिनेट किए होकर आते थे वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये भी नॉमिनेट होते थे वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो टोटल 32 थे नॉन ऑफिशियल में, इसमें से 32 में से यानी कि 32 में से 5 जो थे वो नॉमिनेट होकर आते थे वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा। और 13 जो थे, 13 जो आते थे वो इलेक्ट होकर आते थे स्पेशल इलेक्टोरेट के द्वारा। इलेक्टोरेट में जो 13 होते थे इसमें से 5 जो होते थे वो मुस्लिम होते थे। ये कहां से आते थे? ये आते थे सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से आते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आगे समझेंगे। और 6 जो आते थे वो कौन होते थे? वो जमींदार होते थे, जमींदार। और 2 कौन होते थे? 2 जो आते थे वो बिजनेसमैन होते थे, बिजनेसमैन। और 12 जो होते थे वो 12 जो आते थे वो आते थे इलेक्ट होकर आते थे प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बंगाल, बम्बई, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आते थे। मतलब ये कहां से आते थे? बंगाल, मद्रास, बम्बई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आते थे। कौन? ये 12 जो थे ये इलेक्ट होकर आते थे, ये 12 इलेक्ट होकर आते थे प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बंगाल, बम्बई, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से इलेक्ट होकर आते थे। और जो 2 होते थे ये 2 इलेक्ट होकर आते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट होकर आते थे। तो एक बार इसे हम लोग फिर से समझ लेते हैं। जो वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें टोटल 6 मेंबर होते थे जिसे वायसराय द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। और एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया। मतलब कम से कम 16 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 60 मेंबर। एडिशनल मेंबर 2 होते थे, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में टोटल 28 मेंबर आते थे और नॉन ऑफिशियल में टोटल 32। ये 28 मेंबर जो आते थे ये नॉमिनेट होकर आते थे वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो 32 यानी कि 32 जो नॉन ऑफिशियल होते थे ये ज्यादातर इलेक्टेड होते थे। ये 32 में से 5 जो होते थे वो वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। और 13 जो होते थे वो स्पेशल इलेक्टोरेट के माध्यम से आते थे। स्पेशल इलेक्टोरेट 13 जो होते, 13 में 5 जो होते थे वो मुस्लिम होते थे। ये मुस्लिम जो होते हैं वो सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से आते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। और 6 जो होते थे वो जमींदार होते थे और 2 जो होते थे वो बिजनेसमैन होते थे। और 12 जो होते थे ये आते थे इलेक्ट होकर प्रोविंशियल असेंबली से आते थे। कौन कौन से प्रोविंशियल असेंबली से आते थे? बंगाल के,
प्रोविंशियल असेंबली से आते थे, मद्रास, बम्बई और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आते थे। मतलब इन चारों के प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होकर 12 मेंबर आते थे और बाकी बचा 2 मेंबर जो होते थे ये इलेक्ट होकर आते थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, इतना मेंबर जो है वो नॉमिनेट होकर आ रहे हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। तो टोटल कितने होंगे, टोटल हो गए 39 मेंबर नॉमिनेट होकर आ रहे हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया के द्वारा। बचा कितना, तो बचा इसमें 13, 12, 2 मतलब कितना हो गए, मतलब टोटल हो गए 27। मतलब अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑफिशियल मेंबर है, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसकी संख्या ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेजोरिटी होगा, अभी भी मेजोरिटी जो है वो ऑफिशियल के साइड ही है। तो मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जिसको वाइसराय के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उसकी संख्या जो है वो ज्यादा है किससे, नॉन ऑफिशियल के मेंबर की संख्या से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, वो अभी भी ऑफिशियल के साइड ही है। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो बहुमत है वो किसके साइड है, ऑफिशियल के साइड। मतलब मेजोरिटी जो है किसके साथ जाएगा, ऑफिशियल के साइड जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बराबर रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दे दिया गया। मतलब यह कि अभी हम लोगों ने देखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि जो मेजोरिटी है वो किसके पास हो गया, मतलब मेजोरिटी अभी भी, मेजोरिटी जो है अभी भी ऑफिशियल के साइड ही है। तो कैसे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे उनकी संख्या इलेक्टेड मेंबर से ज्यादा है। नॉमिनेट कौन करता था, वाइसराय ऑफ इंडिया। कैसे ज्यादा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होते थे और 28 मेंबर ऑफिशियल का होते थे, 5 इधर भी वाइसराय से नॉमिनेट होकर आते थे। तो टोटल हो गए 39। और जो नॉन ऑफिशियल में जो इलेक्टेड होते थे उनकी संख्या जो है नॉमिनेटेड से कम होता है। इसीलिए जो मेजोरिटी है अभी भी ऑफिशियल के पास ही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यह देखेंगे कि 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस किए गए, मतलब प्रांतीय विधान परिषद में क्या क्या बदलाव किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मतलब जो एडिशनल मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उसे 7 जगहों पर और बना दिया गया। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे 7 जगहों पर और बना दिया गया। और वो कहाँ बना दिया गया था, मद्रास, बम्बई, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस। मद्रास, बम्बई, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस। और यहाँ पर जो एडिशनल मेंबर होते थे उनकी संख्या कितना कर दिया गया, 50। और 3 कहां पर हो गए, पंजाब, बर्मा और असम। यहाँ पर जो एडिशनल मेंबर की संख्या थी वो कितना हो गया, वो हो गया 30। मतलब यह कि एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे वो 7 जगहों पर बनाया गया। मद्रास, बम्बई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बर्मा और असम। मद्रास, बम्बई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस से जो एडिशनल मेंबर आते थे उनकी संख्या को कितना कर दिया गया, 50। और पंजाब, बर्मा, असम से जो एडिशनल मेंबर होते थे उनकी संख्या को कितना कर दिया गया, 30। और ये जो एडिशनल मेंबर होते थे वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते थे, ये जो एडिशनल मेंबर थे वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो एडिशनल मेंबर होते थे वो इलेक्ट होकर आते थे कहाँ से, यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनिसिपालिटी से, जमींदार और चेंबर ऑफ कॉमर्स होते थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा
दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। मतलब कि उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। मतलब इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। मतलब पहले क्या था, पहले यह था कि जो एडिशनल मेंबर होते थे, एडिशनल मेंबर वो सवाल पूछते थे किन से, एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछते थे। लेकिन पहले क्या प्रावधान था कि अगर ये एग्जीक्यूटिव से कोई सवाल पूछते हैं और एग्जीक्यूटिव कोई जवाब देते हैं तो उनके जवाब पर ये सवाल नहीं पूछ सकते थे। मतलब पहले पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, मतलब सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा एडिशनल मेंबर को यह अधिकार दे दिया गया कि वो अब पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिए गए जवाब पर सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे भी जाएंगे। वह क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत पृथक एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब जो लॉर्ड मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे वायसराय ऑफ इंडिया। मतलब लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। और यह जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है, यह क्या है, यह इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल यहाँ पे 10 मेंबर है, 10 में से 6 मेंबर जो है वो मुस्लिम है और 4 जो है अदर कम्युनिटी का है, अदर है, तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट किया गया मुस्लिमों के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि 6 में से ही, मतलब मुस्लिमों की संख्या क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। मतलब 6 में से ही कोई इलेक्शन लड़ेगा, 2 इलेक्शन लड़ा, तो ये दो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनको जो मतदान करेंगे वो बाकी बचे 4 ही करेंगे। मतलब मुस्लिम अगर कोई उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं तो उनको जो वोट देंगे वो मुस्लिम ही देंगे। यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा सेपरेट कॉन्सेप्ट को लाया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यह हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के क्या इम्पैक्ट पड़े उससे हम लोग समझ लेते हैं। तो इसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच बैर शुरू हो गया। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। किसके द्वारा, सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण हिंदू मुस्लिम जो थे इंडिया में वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों का काम। अंग्रेज जो चाहते थे वो यहाँ शुरू हो जाता है। अंग्रेज का काम क्या था, 2 लोगों में फूट डालना और राज करना। तो यहीं से शुरुआत होता है 2 लोगों में फूट डालने का और राज करने का। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, हम आपके सवाल का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।